हेलो स्टूडेंट्स, हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखा तीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब हम सीखेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना। अब एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर हमें डेटा इस तरीके से गिवन है, से फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। ओके, तो ये डेटा हमें किस तरीके से गिवन है? यहां पर हमें इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं गिवन है, बल्कि वैल्यूज एक रेंज में गिवन है। ओके, तो अगर आप याद करें 9th क्लास में आपने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखा था विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये कौन सा मेथड था? क्लास इंटरवल मेथड भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या है? क्लासेस। हमने डेटा को इंडिविजुअल वैल्यूज में रिप्रेजेंट नहीं करके इस तरीके से क्लासेस में रिप्रेजेंट कर दिया एंड देन इनके सामने कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज को मेंशन कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? अगर डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लार्ज हैं, ओके, एंड रिपीटिशंस भी हो रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ क्लास में और सपोज कि क्लास में 200-300 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब क्वांटिटी जो है डेटा की ज्यादा है, बहुत 200-300 स्टूडेंट्स हैं यहां पर। ओके, तो बहुत चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स रिपीट होंगे और जब मार्क्स रिपीट होंगे तो डेटा का रेंज क्या हो गया? 0 से लेके 100। ओके, 0 से लेके 100 की रेंज में कितने भी मार्क्स स्टूडेंट के आ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हो गई और अब अगर हम इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी और एक पेपर पर तो पूरी भी नहीं आएंगी। सपोज कि 0 से लेके 100, यहां पर हमारे पास 101 वैल्यूज हो गई। 0 से लेके 100, यहां पर 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो कितनी एंट्रीज हो गई? 101 एंट्रीज हो गई। अब सपोज इस रेंज में हर तरीके के मार्क्स आ गए स्टूडेंट के, 0 भी आ गए, 1 मार्क भी किसी के आ गए, 2 मार्क्स भी आ गए, 3 भी आ गए, 95, 100 सब वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब आपको 101 एंट्रीज x की वैल्यूज की लिखनी होंगी और उनके सामने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो गई और डेटा का प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज को लिखने के लिए एक पेपर इनसफिशिएंट होगा। तो हम क्या करेंगे? डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इसे हमने बोला कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां हमने इंडिविजुअल वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं लिखकर कंटिन्यूअस एक क्लास, एक रेंज में वैल्यूज को लिख दिया। तो कितनी क्लासेस बन जाएंगी? 0 से 10, 10 से 20, और इस तरीके से हम क्लास बनाएं तो लास्ट क्लास बनेगी यहां पर 90 to 100। तो टोटल 10 क्लासेस बनेंगी। तो देखिए यहां पर तो 101 एंट्रीज आती, लेकिन यहां पर 10 ही एंट्रीज में हमारा काम चल गया। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो गया डेटा का। ओके, तो इस तरीके के डेटा को हमने बोला कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना है। तो आइए हम देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, आप अपना नोटबुक रेडी रखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं। क्वेश्चन लिखने के बाद में हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहां पर डेटा लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए।
सो ये हमें क्लासेस गिवन है एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो ये डेटा हमें गिवन है और हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है, राइट। अब कुछ बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। जैसा हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मेथड्स देखे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, सेम 3 मेथड्स हमारे पास में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हैं विदाउट एनी चेंज इन फॉर्मूला। सेम फॉर्मूलाज हैं, सेम मेथड से हम यहां पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मीन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन केवल एक स्टेप यहां पर एक्स्ट्रा होगा। वो कौन सा स्टेप होगा हम अभी देखते हैं, लेकिन उसके पहले अभी इस डेटा के बारे में हमें कुछ और भी डिस्कस करना है। हालांकि आप 9th क्लास में देख चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आप इन क्लासेस को देखें, ओके, अगर आप इन क्लासेस को देखें तो ये जो वैल्यू है, ओके, इसे हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। इसे हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, राइट। और ये जो बाद वाली वैल्यू लिखी है 10, इसे हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, राइट। तो ये होगी लोअर क्लास लिमिट, ये हो गई अपर क्लास लिमिट। इसी तरीके से हर क्लास के लिए ये जो वैल्यूज हैं ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं और ये जो वैल्यूज हैं ये अपर क्लास लिमिट्स हैं, राइट। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, पर हम इसको अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, अब आप देखिए फर्स्ट क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है वही सेकेंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट है। इसी तरीके से जो सेकेंड क्लास की अपर क्लास लिमिट है वही थर्ड क्लास की लोअर क्लास लिमिट है। तो इस डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर क्लास की अपर क्लास लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट है। और अगर आप रिकॉल करें तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों हम इसको एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं? क्योंकि मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर कोई वैल्यू 10 है, अगर कोई वैल्यू 10 है तो 10 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो हम उसको कहां इंक्लूड करें? फर्स्ट क्लास में इंक्लूड करें या फिर सेकंड क्लास में इंक्लूड करें? क्या इसका कोई प्रॉपर आंसर है या कहीं पर भी इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर कोई वैल्यू 10 होगी तो हम उसको सेकंड क्लास में इंक्लूड करेंगे। अगर कोई वैल्यू 10 होगी तो हम उसको सेकंड क्लास में इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू 20 है तो वो थर्ड क्लास में जाएगी, अगर कोई वैल्यू 30 है तो वो फोर्थ क्लास में, एंड सो ऑन। यानी कि इस डेटा में क्या हो रहा है, ये जो अपर क्लास लिमिट है इसको हम इस क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहे, एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये जो अपर क्लास लिमिट है इसे हम इस क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहां से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्लास में काउंट होगी। बात समझ में आई आपको? तो अगर कोई वैल्यू 10 है तो वो सेकंड क्लास में जाएगी, अगर कोई वैल्यू 20 है तो वो थर्ड क्लास, एंड सो ऑन। लेकिन केवल लास्ट क्लास में ऐसा होगा, अगर कोई वैल्यू 50 है तो वो इसी क्लास में कंसीडर होगी, क्योंकि हम एक वैल्यू के लिए एक नेक्स्ट क्लास, नई क्लास, एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनाएंगे। तो लास्ट क्लास को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस में क्या होगा, जो उनका अपर क्लास लिमिट है वो उस क्लास से एक्सक्लूड हो रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में कंसीडर होगा। तो इसलिए हमने इस डेटा को बोला एक्सक्लूसिव मेथड, क्योंकि हमने अपर लिमिट को यहां से एक्सक्लूड कर दिया, यहां कंसीडर नहीं किया है, राइट। तो ये वैल्यू लोअर क्लास लिमिट, ये वैल्यू अपर क्लास लिमिट, और इस तरीके के डेटा में जहां पर ये अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट इक्वल हैं,
हम इस तरीके के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। नाउ अब अगर आप देखें तो ये जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच के डिफरेंस को हमने बोला क्लास इंटरवल। और अगर आप यहां ऑब्जर्व करें तो हर क्लास में क्लास इंटरवल कांस्टेंट है 10, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10 एंड सो ऑन। तो यहां पर हर क्लास में क्लास इंटरवल कांस्टेंट है, तो इक्वल क्लास इंटरवल है। ओके, राइट। तो ये एक्सक्लूसिव मेथड हमें गिवन है और हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है। ओके, यहां तक बात आपको क्लियर होगी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो यहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब डिस्टिंक्ट, स्पेसिफिक। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें यहां पर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन थी और उन्हें हमने बोल दिया x, और हमने उन x वैल्यूज को फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करके xi कैलकुलेट कर लिया। या फिर हमने अगर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया तो उनमें से हमने एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया, और अगर स्टेप डेविएशन कैलकुलेट किया तो डेविएटेड वैल्यूज को हमने डिवाइड कर दिया किसी कॉमन वैल्यू से। लेकिन यहां पर तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही नहीं है। आप देखिए यहां पर तो एक रेंज गिवन है 0 से 10, 10 से 20, फ्रीक्वेंसीज तो गिवन है लेकिन कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन। तो हम किस मीन कैसे कैलकुलेट करें? हम किस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें? क्या मैं ये 0 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं सारी लोअर लिमिट्स को, या क्या मैं सारी अपर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे? हम यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस वैल्यू को बोलते हैं यहां पे क्लास मार्क। क्लास मार्क, यहां पर हमने x की वैल्यू को क्या बोला? क्लास मार्क। और कैसे मालूम करेंगे इसको? हम मालूम करेंगे लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या किया हमने? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का मिड वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो हम क्या कर रहे हैं? मिड वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी बोलते हैं, हम इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, चलिए, तो हम यहां पर xi की वैल्यूज यानी कि क्लास मार्क, मैं xi ही लिख रहा हूं, क्लास मार्क नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये xi की वैल्यूज हैं, तो हमने मेंशन कर दिया। तो कैसे कैलकुलेट करना था? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, 10 + 20, देखिए 10 + 20 अपॉन 2 यानी कि 30 अपॉन 2 15, 20 + 30 अपॉन 2 यानी कि 50 अपॉन 2 25, 30 + 40 यानी कि 70 अपॉन 2 35, एंड 40 + 50 90 अपॉन 2 यानी कि 45। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई xi की। अब आप इन वैल्यूज को भी ऑब्जर्व कीजिए। देखिए 15 - 5 10, 25 - 15 10, 35 - 25 10, 45 - 35 10। दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स या xi की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस यहां पर कांस्टेंट है और कितना है? 10। और अगर आप यहां पर क्लास इंटरवल देखें तो वो भी 10 है। 10 - 0 10, 20 - 10 10। हर क्लास के लिए क्लास इंटरवल भी 10 है। और दो कॉन्जिक्यूटिव
xi की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस भी 10 है। ओके, तो आपको बार बार यहां पर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2 करने का जरूरत नहीं है। जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि यहां पर क्लास इंटरवल कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, केवल फर्स्ट क्लास के लिए हम xi का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला से, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसी वैल्यू में 10 ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। तो हमारा यहां पर टाइम सेव हो जाएगा। फाइन। अब आप देखिए इस पार्ट को। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहां पर ये कुछ क्लास इंटरवल्स गिवन थे। अभी आप केवल इस बॉक्स को कंसीडर कीजिए। क्या इसको मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बोल सकता हूं? बिल्कुल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें x की वैल्यूज गिवन थी और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। यहां पर भी तो ऐसा ही गिवन है, x की वैल्यूज गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो यानी कि इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा, वो बिल्कुल सेम होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने मीन के लिए प्रोसेस यूज किया था, बिल्कुल उसके सेम होगा। केवल ये एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये वैल्यूज हो गई fi की, राइट, और ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली xi की। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो xi की वैल्यूज को fi से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे एज्यूम्ड मीन में से, और स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे डेविएटेड वैल्यूज को एक कॉमन नंबर से। तो हम यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड तो अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा। ओके, क्यों स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे? ये डबल डिजिट वैल्यूज हैं, यहां पर भी कुछ वैल्यूज डबल डिजिट में हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हम अभी कैलकुलेशन को और सिंपल कर सकते हैं, और एल्स आप यहां पर इस वीडियो के बाद डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा और आंसर कंपेयर कीजिएगा कि क्या सेम आ रहा है। बिल्कुल आंसर सेम आएगा। आपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि 1000 को एज्यूम्ड मीन लेकर आंसर निकालिएगा मीन का, आपने निकाला होगा और बिल्कुल आपका आंसर सेम आ रहा होगा। तो चलिए यहां पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं और देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं और 5 वैल्यूज हैं, ऑड नंबर है, तो मिडिल वैल्यू हमें इजीली लोकेट हो जाएगी और वो यहां पर है 25। तो क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे xi वैल्यूज का एज्यूम्ड मीन में से, और यहां पर एज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया है 25, तो यहां मेंशन कर देंगे। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0 10 20। आप देख रहे हैं 0 के पहले वाली वैल्यूज नेगेटिव, 0 के बाद वाली पॉजिटिव। अब अगर di की वैल्यूज को हम ऑब्जर्व करें तो ये सारी वैल्यूज 10 से डिवाइड हो सकती हैं। ओके, 10 वो सबसे बड़ा नंबर है जिनसे ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं। वैसे तो 5 से भी हो सकती हैं, 2 से भी हो सकती हैं, पर हमने क्या डिस्कस किया था, हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो हमने di वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद ui की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, और यहां पर हमने h का वैल्यू लिया 10। तो -20 अपॉन 10 -2, देन -1, 0 1 एंड 2। ओके, एंड लास्ट स्टेप में लास्ट कॉलम में हम fi ui की, अब हम fi की वैल्यूज को ui से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्क्रीट में भी ऐसा ही कर रहे थे, कंटिन्यूअस में भी सेम प्रोसेस है। fi 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14,
10 इंटू -1 -10, 0, 8 इंटू 1 8 एंड 10 इंटू 2 20। नाउ हम कैलकुलेट कर लेंगे समीशन FI UI। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, ये हो गए 28, नेगेटिव को ऐड कर देते हैं -24, 28 पॉजिटिव वैल्यूज वाला नंबर बड़ा है, 28 नेगेटिव वैल्यू वाला नंबर छोटा है -24। तो 28 -24 +4, साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी गलती किसी भी स्टेप पर पूरा आंसर गलत कर सकती है। नाउ FI, समीशन FI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समीशन FI का यहां पर वैल्यू आएगा 25, 25 एंड 10 35, 35 एंड 15 50। तो हमें समीशन FI मिल गया, समीशन FI UI मिल गया। क्या करना था, अब मीन कैलकुलेट करना था। ओके, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, x बार इक्वल्स टू समीशन FI UI डिवाइडेड बाय समीशन FI मल्टीप्लाई बाय H प्लस A। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। समीशन FI UI 4 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय H का वैल्यू है 10 एंड प्लस A का वैल्यू है, एज्यूम्ड मीन है 25। ओके, ये कैंसिल हो गए, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं x बार इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 प्लस 25, 4 अपॉन 5 प्लस 25, 4 अपॉन 5 ये वैल्यू आएगा 0.8 प्लस 25। तो x बार का वैल्यू हमें कितना मिला, 25.8। So the mean of given distribution is 25.8। क्लियर है बात आपको? ओके, तो हमने क्या किया, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन था, हमने ये देखा कि ये एक्सक्लूसिव मेथड है, इसके अलावा भी एक मेथड होता है, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड, हम उसका भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। ये मेथड एक्सक्लूसिव मेथड था क्योंकि यहां पर अपर क्लास लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट इक्वल हैं, तो ये एक्सक्लूसिव मेथड हमें गिवन था। अब यहां पर कोई x की स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन नहीं थी, ओके, तो हमने xi की वैल्यूज कैलकुलेट करी। कैसे कैलकुलेट करी, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमने फर्स्ट क्लास के लिए xi का वैल्यू कैलकुलेट किया, देन नेक्स्ट क्लासेस के लिए हमें इस फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अगर यहां पर क्लास इंटरवल का मतलब अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अगर क्लास इंटरवल पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट है, जैसे कि यहां पर क्लास इंटरवल है 10, तो हम फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसमें 10 ऐड करते जाएंगे एंड हमें नेक्स्ट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो xi की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब तो क्वेश्चन बिल्कुल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही हो गया। तो इसके बाद का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया था। तो केवल एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और वो ये कि हमें xi का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना था। बात क्लियर है आपको? फॉर्मूला सेम है, मेथड्स सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। नाउ जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप मीन किन वैल्यूज का कैलकुलेट कर रहे हैं, इन वैल्यूज का, ये जो आपको गिवन है। ओके, इन वैल्यूज का रेंज देखिए लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 50। ओके, 0 to 50। आप
आप इन वैल्यूज का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो जो आपका मीन का वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, ये आंसर कभी भी इस रेंज के बाहर नहीं हो सकता। ये आंसर कभी भी इस रेंज के बाहर नहीं होगा। यहां पर रेंज 0 से 50 है, तो आंसर 0 से 50 के बीच में ही आएगा, ना तो 0 से कम आएगा और ना ही 50 से ज्यादा। तो अगर आपने कहीं गलती कर दी और आपका आंसर इस रेंज के बियॉन्ड आ रहा है, या तो 50 से ज्यादा आ रहा है या 0 से कम, तो आप समझ जाइए कि आपने कोई गलती करी है। मीन का आंसर हमेशा डेटा की रेंज में ही होगा, उसके बाहर कभी नहीं जाएगा। तो ये एक चेक पॉइंट है अपना आंसर चेक करने का। अगर इस रेंज के बाहर डेटा है तो समझ जाइए कि आपने गलती करी है। दूसरी बात, आप पॉजिटिव वैल्यूज का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यूज का मीन कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, 0 to 50, तो मीन का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। गलती से अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो भी आप ये समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है और आपको क्वेश्चन को रीचेक करने का जरूरत है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं मीन कैलकुलेट करते समय। इससे अगर कहीं गलती हुई है और गलती आइडेंटिफिएबल है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं, राइट? कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा से देखिए, अपने फैकल्टी इंचार्ज से डिस्कस कीजिए। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। बाय।